नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगाल और आप देख रहे हैं UCN। एंड अ लाइफ टच्ड बाय कैंसर इज नॉट अ लाइफ डिफीटेड और डिस्ट्रॉयड बाय कैंसर। कैंसर ये ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हम मन ही मन पहले ही हार मान जाते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है क्योंकि हम कैंसर को डिफीट कर सकते हैं। और आज इसी के बारे में, ब्लड कैंसर, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुंजन लोने, कंसल्टेंट हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन। सो हेलो मैम, वेलकम टू UCN। हाय। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड कैंसर। जैसा मैंने कहा कि कैंसर ये शब्द सुनकर कई बार इंसान पहले ही हार मान लेता है, सोचता है कि अब क्या होगा, कैसे हराएंगे। तो आज इसे हराने के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे कि ब्लड कैंसर ये होता क्या है। ब्लड कैंसर को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ब्लड बनता कहाँ से है। ब्लड बनता है बोन मैरो से। बोन मैरो एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी लॉन्ग बोन्स यानी लंबी हड्डियों में पाया जाता है, जहाँ से हमारा खून बनता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि ब्लड की फैक्ट्री है बोन मैरो। जब बोन मैरो में जो तीन चीज़ें, जो मेन ब्लड की कंपोनेंट्स है, तीन भागों में बटा गया है। वन इज़ हीमोग्लोबिन, एक है वाइट ब्लड सेल्स एंड एक है प्लेटलेट्स। आपने अपना CBC या ब्लड चेक कभी किया होगा तो यहाँ पे ये तीन कंपोनेंट्स आते हैं। तो जब हीमोग्लोबिन हमें ताकत देती है, अगर हीमोग्लोबिन में कमतरता हो तो हमें कमज़ोरी होती है। वाइट ब्लड सेल्स हमें इम्यूनिटी देती है, अगर उसकी कमी हो तो बार बार इन्फेक्शंस होने लगते हैं। और अगर प्लेटलेट्स कम है जो हमारी ब्लीडिंग को रोकता है, तो अगर प्लेटलेट्स कम हुए तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। ब्लड कैंसर, जब यही फैक्ट्री अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रमाण में आपके सेल्स बनाने लगे, जो कि वाइट सेल्स हैं मेनली, उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ओके, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, मुझे पता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर वो ही बढ़ जाए तो भी दिक्कत होती है और ब्लड कैंसर की समस्या का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो कौन से ऐसे टाइप्स होते हैं जब ये मालफंक्शन हो जाता है बॉडी में, तो कौन से टाइप है इस ब्लड कैंसर के जिन्हें पेशेंट्स फेस करते हैं? ब्लड कैंसर मेजरली हमें दो भागों में बटा है, एक है अक्यूट और एक है क्रॉनिक। अक्यूट मतलब जो ब्लड कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो शायद कुछ दिनों में या महीनों में शरीर में एकदम से बढ़ने लगता है। वही क्रॉनिक जो है वो सालों से धीरे धीरे शरीर में बिल्डअप होता है। पेशेंट्स को कुछ तकलीफ़ भी नहीं होती, कोई लक्षण नहीं आते, वो सिर्फ कभी शायद रूटीन हेल्थ चेकअप में पकड़ा जाता है कैंसर, या कभी थोड़े छोटे मोटे अगर लक्षण दिखे तो वैसे हमें पाया जाता है। बट अक्यूट और क्रॉनिक, इन दोनों की ट्रीटमेंट भी अलग है, उनका इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल अलग है। इसके अलावा अगर दूसरे टाइप्स की बात करें, वो है, एक होता है ल्यूकीमिया, एक होता है लिम्फोमा और एक होता है माइलोमा। जो ल्यूकीमिया है उसे हमें एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रॉनिक ल्यूकीमिया संबोधित करते हैं, जो ब्लड कैंसर जो खून में पूरे जगह पाया जाता है, जबकि लिम्फोमा और माइलोमा का प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। राइट। और ल्यूकीमिया ये एक ऐसा शब्द है जो हमने कई बार ब्लड कैंसर में सुना हुआ है, लेकिन ये जो दो शब्द अभी आपने बताए वो थोड़े अलग है या थोड़े कम सुने हुए हैं, उनके बारे में क्या कहें? लिम्फोमा और माइलोमा, दे आर ऑल्सो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर्स। बट लिम्फोमा में ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपको गांठें आएगी शरीर में, बगल में, गले में, झांगों में। ऐसी जो अगर गांठें आई जो आपकी तेज़ी से बढ़ रही है, या जिसका कोई एक और कारण नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम पेशेंट्स कभी हमारे पास डायरेक्टली नहीं आते कि ये गांठ कैंसर की है। हो सकता है वो गांठ कैंसर की ना भी हो, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करना और पता करना कि क्या ये गांठ कैंसर की और क्या ये लिम्फोमा है, ये ज़रूरी है। तो लिम्फोमा हम जनरली अगर सरल भाषा में बोले तो ये गांठों का कैंसर है, बट येस इट इज़ अ ब्लड कैंसर। सिर्फ उसका जो उगम है वो गांठ से होता है। माइलोमा जो है ये भी बोन मैरो से ही शुरुआत होती है इसकी, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो कैंसर ज़्यादातर हड्डियों पे या किडनियों पे असर करता है। तो हड्डियों पे असर मतलब जब पेशेंट्स को पीठ दर्द या अचानक कहीं हड्डियाँ टूटना, फ्रैक्चर्स होना विदाउट एनी ट्रॉमा, या कहीं गिरे नहीं पड़े नहीं तो भी फ्रैक्चर होना, यंग लोगों में फ्रैक्चर होना, उसी के साथ किडनी पे असर होना जिसका कोई रीज़न नहीं मिल रहा, तो ये पेशेंट्स पहले बार या तो किडनी के डॉक्टर के पास या हड्डी के डॉक्टर के पास मिलते हैं। और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के साथ समझता है कि ये अंडरलाइंग माइलोमा है जिससे हड्डियों और किडनियों पे असर हो रहा है। तो अदर देन दिस, मतलब अदर देन गांठें आना या फिर किडनी पे असर होना, कोई और सिम्टम्स है? जैसे बुखार आया तो रीज़न नहीं पता चलना, या ऐसा कुछ कि और सिम्टम्स ये कैंसर बताता है पहले
बिल्कुल, आपको मैं उन्हीं लोगों में से मानूंगी जो अवेयर है काफ़ी, बट बिल्कुल जैसे आपने कहा, तो ये जो मैंने अभी बताया वो मैंने डिजीज़ वाइज लक्षण बताए, लेकिन अगर जनरल लक्षण पता करने हैं, किसी को लगना है, पता चलना चाहिए घर में ही कि हमें ये कैंसर के लक्षण हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो फीवर आना, यानी बुखार काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, आप काफ़ी डॉक्टर्स के पास गए हो सकता है आप इन्वेस्टिगेट हुए, कोई पता नहीं चला, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग कोविड सबसे पहली टेस्ट या पहला दिमाग में शक जो आता है वो कोरोना या स्वाइन फ्लू, डेंगू, ये सब चीज़ें हैं। बट अगर आपको सारी टेस्ट से करने के बाद भी लगता है कि नहीं फीवर जा नहीं रहा, सारी एंटीबायोटिक्स ले ली, तो ऐसे फीवर को ज़रूर ब्लड कैंसर से आप रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा भूख ना लगना, वज़न घटना, ना आप डाइटिंग कर रहे हो, ना कोई रीज़न से आपका अचानक से वज़न घट रहा है, शरीर में गांठें आना जैसे मैंने अभी बोला, तो ये सारे लक्षण भी जो अनयूजुअल, मतलब दे आर सिंपल सिम्टम्स, दे आर नॉट एकदम कोई बहुत अजीब की, जैसे हमने पिक्चरों में देखा है कि खांसते ही खून आना और फिर उसको कैंसर में बोलना, वो सिर्फ पिक्चरों में दिखता है, लेकिन रियलिटी में सिंपल लक्षण है जो अनयूजुअल टाइम पे और काफ़ी लंबे समय से, तो ज़रूर इसके लिए आप कैंसर की टेस्टिंग ज़रूर करें। ओके, सो हमने अभी जाना कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिन्हें हमें निगलेक्ट नहीं करना है। तो वंस आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अगर आप डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, अगर हम आपको अप्रोच करते हैं, तो कौन से टेस्ट हैं, क्या वो बहुत पेनफुल होते हैं, या फिर क्या प्रोसीजर होता है कि वो डिटेक्ट हो सके कि हाँ ये ब्लड कैंसर है या फिर ये टाइप है ब्लड कैंसर का? जब कोई लक्षण लेके आता है, सबसे बेसिक टेस्ट है CBC, जिसमें आता है हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट। तो ये मैक्सिमम लोगों को कंप्लीट ब्लड काउंट ये पता ही होगा। तो इसमें हमें अगर सफ़ेद पेशिया, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स बढ़े हुए दिखे, तो ऑब्वियसली जब ब्लड कैंसर होता है और बोन मैरो में अगर वाइट सेल्स बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट के लिए कोई जगह नहीं बचती, इसलिए वो दोनों कम होते हैं। तो ये क्लासिकल पिक्चर है जिसमें वाइट सेल्स बढ़े हुए, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट कम, जिसमें हमें शक ब्लड कैंसर का पैदा होता है। तो अगर ये शक होता है तो हम कुछ स्पेशल टेस्ट कहते हैं, जिसमें और ब्लड टेस्ट हो सकती है, कुछ स्कैन्स हो सकते हैं, और मेनली एक ही प्रोसीजर होता है, दैट इज़ अ बोन मैरो प्रोसीजर, बोन मैरो टेस्ट। दैट इज़ अ स्पेशल टेस्ट जो हम लोग करते हैं टू डिटेक्ट ब्लड कैंसर, द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। सो ये जो बोन मैरो टेस्ट होती है, इसमें भी काफ़ी लोगों को काफ़ी वहम है, क्योंकि जैसे ही मैं बोन मैरो टेस्ट बोलती हूँ तो लोग गूगल करेंगे या पता करेंगे। तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि बोन मैरो टेस्ट एक सिंपल टेस्ट है जो जनरली मेरे पेशेंट्स वॉक इन चल के आएंगे, प्रोसीजर करेंगे और चल के घर जाते हैं। इसे हम लोकल एनेस्थीसिया, मतलब इसमें ना ऑपरेशन थिएटर लगता है, ना पेशेंट को बहुत एडमिट करना होता है, तो हम लोग इसे जस्ट एक लोकल प्रोसीजर, लोकल एनेस्थीसिया, यानी सिर्फ सुन करने के लिए लोकली कमर की हड्डी से हम लोग लेते हैं। इसमें भी लोगों को ये लगता है कि ये रीढ़ की हड्डी से होता है, नहीं, ये कमर की हड्डी से होता है, जहाँ से हम छोटा सा सैंपल लेते हैं, हार्डली 20-25 मिनट का प्रोसीजर है और पेशेंट चल के वापस जाता है। इसमें से जो सैंपल हम लेते हैं वो लैब जाता है और वहाँ से हमें पता चलता है कि कैंसर है या नहीं, और इसमें अगर है तो हम उसमें फिर एक्स्ट्रा स्पेशल टेस्ट करके उसका टाइप करते हैं। एक और मिथ होता है कि कीमोथेरेपी जो होती है वो बहुत पेनफुल होती है, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। तो ये एक्चुअल कीमोथेरेपी का प्रोसीजर कैसे होता है? कीमोथेरेपी अगर देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली एन एंटी कैंसर थेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ एक्चुअली एन एंटी कैंसर थेरेपी। तो एंटी कैंसर थेरेपी में जनरली हम लोग IV से देते हैं, मतलब एक सलाइन की या ग्लूकोज की बॉटल से इंट्रावीनस देते हैं, और लोगों को लगता है काफ़ी पेनफुल है, जबकि ये कम्प्लीटली पेनलेस है। ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो लोगों को लगता है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोर्स उसके हैं, जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, लेकिन आज हमारे पास इतने ड्रग्स है उसको कट डाउन करने के लिए कि कोई पेशेंट्स को नौशिया, वॉमिटिंग अगर होता भी है तो हम तुरंत मेडिसिन देके उसे, और हम लोग एक्चुअली प्रिएम्प्टिवली मेडिसिन देते हैं ताकि उनको होना ही नहीं चाहिए। बट तो भी अगर होता है तो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। इसमें एक होता है ये इंट्रावीनस कीमोथेरेपी, उससे भी एक कम, लेस इंटेंसिव होता है ओरल ड्रग्स। ये दिस इज़ लाइक अ वंडर ड्रग। तो एक CML करके बीमारी है जिसमें क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसमें हम बोलेंगे कि सिर्फ घर बैठे बैठे आप अपना कैंसर ठीक कर सकते हैं एक सिंपल टैबलेट से। जैसे आप डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन को घर पे गोली से कंट्रोल कर सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आप फॉरेन टूर्स कर सकते हैं। बट ये 10-15 साल हो गए होंगे इस मेडिसिन से, बट लोगों को लगता है कि ब्लड कैंसर मतलब कैसे, लेकिन आप घर बैठे बैठे इसे ठीक कर सकते हैं। एक और थर्ड ऑप्शन होता है इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी। तो ये इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी में हम लोग सिर्फ टारगेट देखते हैं कैंसर का और उसे ट्रीट करते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली अगर आप टारगेट पे हिट कर रहे हो तो साइड इफ़ेक्ट्स वैसे ही मिनिमाइज हो जाएंगे। तो वी हैव अ स्पेक्ट्रम ऑफ कीमोथेरेपी ऑप्शंस।
राइट और जैसे पिक्चरों में और रियलिटी में फ़र्क होता है, वैसे कैंसर से बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए होते हैं। लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां होती है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी या ये ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और एक ऐसा सवाल भी अक्सर आपको भी लोग पूछते होंगे कि क्या ये जेनेटिकली होता है, मतलब क्या ये मेरे फैमिली में है तो ये मुझे भी हो सकता है। तो ये कंसर्न कई बार निकल के आता है किसी भी बीमारी को लेकर, ना सिर्फ कैंसर को लेकर। तो ऐसा क्या ब्लड कैंसर में होता है? सो इन्हें हम हेरिडिटरी, आप जो कहना चाहते हो वो हेरिडिटरी या अनुवांशिक जिसे बोलते हैं। तो मोस्टली ब्लड कैंसर्स में अनुवांशिक का जो प्रमाण है वो काफ़ी कम है। तो मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं एजुकेटेड फैमिली से आते हुए, वो जो पूछते हैं उनका सबसे पहला सवाल, और इट्स अ वेरी नॉर्मल नेचुरल कंसर्न बीइंग लाइक वेरी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, कि किसी को भी लगता है कि अगर मुझे कैंसर है तो मुझे मेरे बच्चों में तो नहीं आएगा, या ये जो कैंसर है जो फैमिली में है वो शायद मेरे पापा को, मेरे अंकल को, मेरे दादा को, किसी को था तो क्या मुझे आ सकता है। सो ये कंसर्न बहुत लोगों का होता है। सो ब्लड कैंसर्स के लिए स्पेसिफिकली कहूँगी कि अनुवांशिकता बहुत कम है, और अगर है भी, अगर उसे पता करना है कि क्या ये अनुवांशिक है, तो हमारे पास कुछ जेनेटिक म्यूटेशन प्रोफाइल्स होते हैं जो टेस्टिंग होती है, जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये अनुवांशिक है या नहीं। बट बहुत कम चांसेस है, 95% ऑफ द टाइम्स ब्लड कैंसर्स आर नॉट हेरिडिटरी। ओके और कोई खास एज ग्रुप होता है कि आपको मिडिल एज के दौरान या फिर लेटर एज में ही आपको ये हो सकता है, या फिर ऐसा कोई इसका एज ग्रुप नहीं है? बिकॉज बोन मैरो से जुड़ी हुई ये चीज़ है। तो करेक्ट। सो एज ग्रुप अगर पूछा जाए तो एज ग्रुप में सबसे कम से कम 1 साल के बच्चे में भी हमें ब्लड कैंसर्स मिलते हैं, जबकि एज ओल्ड एज 80 ईयर ओल्ड ऑल्सो वी हैव हैड पेशेंट्स 80 प्लस जिन्हें ब्लड कैंसर्स हुए हैं। सो देर इज़ नो डिफाइंड एज ग्रुप आई वुड से, एंड सबके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अलग हैं उनके एज के हिसाब से। और ये काफ़ी बार लोगों का सवाल होता है कि बहुत उम्र में बड़े हैं और इन्हें कैंसर है तो क्या ये ट्रीटमेंट ले पाएंगे। पर ये सबसे ज़्यादा वहम है कि सबसे पहले तो आप प्लीज़, भले ही उम्र ज़्यादा है, निदान पे पहुँचे, और अगर निदान पे पहुँचे तो हमसे ज़रूर जानिए कि क्या इसके लिए लाइटर, मतलब जो बोलते हैं कम तकलीफ देने वाले ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है या नहीं, ये जानना ज़रूर चाहिए। राइट और अभी ट्रीटमेंट का पॉइंट निकला है तो हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में और इसके स्टेजेस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कई बार जब हम कैंसर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं ट्रीटमेंट प्लान को देखकर, रिकवरी टाइम को देखकर। वही वो आधी मतलब आधा डर तो वही हो जाता है कि इतनी कठिन ट्रीटमेंट, इतना लंबा रिकवरी टाइम। तो ब्लड कैंसर को अभी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है जो इन प्रॉब्लम्स को, डर को सॉल्व करेगा, ट्रीटमेंट के डर को सॉल्व करेगा? सबसे पहले तो जब मैं किसी को कहती हूँ कि आपको ब्लड कैंसर है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट किसी के लिए भी, इट्स लाइक पैरों तले ज़मीन निकल जाना जो बोलते हैं। सो वैसी एक फीलिंग आती है, अगेन दैट इज़ वेरी नेचुरल। लेकिन जब ऐसे होता है तो सबसे पहले तो उनको वो डिनायल मोड में चले जाते हैं कि मुझे क्यों, या मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है, मैं कुछ, मेरे एडिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे क्यों। सो वो थोड़ा सिंक इन होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट एक बार वो जानने के बाद हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस जब हम देते हैं तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस रिलेटेड भी काफ़ी सवाल रहते हैं पेशेंट्स को, बिकॉज कीमोथेरेपी, ये वर्ड सुनते ही लोगों में काफ़ी वहम है। कीमोथेरेपी यानी एक्चुअली इट्स अ एंटी कैंसर ट्रीटमेंट। सो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे नहीं होंगे, तो जनरली मुझे लगता है कि आप प्लीज़ इफ़ेक्ट्स पे पहले फोकस कीजिए, बिकॉज इट इज़ कीमोथेरेपी आज जो हम मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुके हैं, इट इज़ आज अवेलेबल है। पहले के ज़माने में लोगों को शायद पता भी नहीं चलता था कि कैंसर है, बिकॉज डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ नहीं थी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं थे अगर पता भी चले कैंसर है। आज हमारे पास लिटरली बहुत वैरायटी है, लिटरली यू कैन शॉप आउट ऑफ ऑल द मेडिसिन्स, बट इतनी वैरायटी है कि वी कैन डिसाइड एक्चुअली कि कितने एज है, क्या ये टॉलरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बोला, वी कैन गिव लेस इंटेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो हमें पहले उनको बताना होता है, और उसके बाद सिंपल, मतलब इट इज़ कीमोथेरेपी, ओरल कीमोथेरेपीज़ भी आई है मार्केट में, इम्यूनोथेरेपी आई है, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स आए हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो लेटेस्ट हमारे पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है, जो अभी हम लोग ऑफ़र कर सकते हैं इंडिया में से ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ नागपुर में हम लोग ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये बात निकली है, तो ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ये वर्क कैसे करता है? बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हमने सुना है कि अगर आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स मैच नहीं होते हैं, देन यू हैव अ वेटिंग लिस्ट, यू हैव टू वेट, एंड जब आपका मैच होता है तो आपकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो ये ही सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो होता है या कुछ डिफरेंट होता है?
सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एज यू सेड, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग मैच ढूंढते हैं, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी सिमिलर वे में चलता है। तो इसमें हम लोग जो डिफेक्टिव बोन मैरो है पेशेंट का, जो कैंसर से पूरा ऑक्यूपाइड है पूरा, तो उसे हम जनरली पहले कीमोथेरेपी देके उसको कम करते हैं, मतलब डिजीज़ बर्डन को कम करते हैं, और उसके बाद उस पेशेंट को अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो वैसे ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। तो इसमें हम लोग उसको फ्रेश नेचुरल यानी नॉर्मल फंक्शनिंग बोन मैरो हम लोग उन्हें देते हैं, जो हमारी फैक्ट्री जो गड़बड़ हो गई थी उसको वापस सही तरीके से लाइन में लाने के लिए। सो इसे हम फ्रेश बोन मैरो देते हैं। तो इसके लिए जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है, हमें किसी को ब्लड भी चढ़ाना है तो वी नीड टू मैच ब्लड ग्रुप। ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव देंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक मैचिंग होता है, HLA मैचिंग जिसे कहते हैं, वैसे मैच करके ही उन्हें मैचिंग बोन मैरो किया जाता है। अगर मैचिंग नहीं मिलता है, हम लोग जनरली मैचिंग बहन भाई मम्मी पापा जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं उनमें ढूंढते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हमें सेकंड ऑप्शन होती है, एक रजिस्ट्री होती है जहाँ पे लोग वॉलंटरीली हमारा अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं फॉर बोन मैरो डोनेशन। सो इफ़ द पेशेंट्स HLA इज़ मैच्ड, जो रजिस्ट्री में अगर मैच हो गया तो वहाँ से वो डोनर को, उसे हम अनरिलेटेड डोनर कहते हैं। जो हमारे भाई बहन हो गए वो रिलेटेड डोनर है और ये अनरिलेटेड डोनर है, तो वैसे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, इसको लेकर एक मिथ है जो बहुत लोगों के दिमाग में होता है, सिर्फ इसको लेकर नहीं, कई बार ट्रांसप्लांट को लेकर भी ये मिथ होता है कि अगर मेरे एक्टिव बॉडी से अगर मैं कुछ चीज़ शेयर करता हूँ या करती हूँ तो मेरे पास जो है वो कम हो जाएगा, अगर मुझे बाद में तकलीफ़ हुई तो उसका क्या। तो ये ऑफ़र करने से पहले भी लोग इस बारे में भी डरते हैं कि हमारी कुछ चालू फैक्ट्री से अगर कुछ चीज़ें रिप्लेस की जाए या किसी को डोनेट की जाए तो ऐसा भी उनके दिमाग में रहता है। इसे आप कैसे क्लियर करेंगे? सो बोन मैरो डोनर्स, वी कॉल देम बोन मैरो डोनर्स। जैसे आप ब्लड डोनर्स होते हैं, आपको कार्ड दिया जाता है, वैसे यहाँ पे एक बोन मैरो डोनर्स है। तो उन्हें हम एक्चुअली रजिस्टर करने से पहले पूरी प्रोसीजर समझाते हैं। बट येस, वी ऐसे डोनर्स होते हैं कि कितना भी बोलो उन्हें एंग्जाइटी हो सकती है जब उनका सही में नंबर लगता है या जब वो मैच पाए जाते हैं। सो सबसे पहले एक जनरल, बिकॉज इसमें सारी हम लोग ही हैं जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स हैं, हमें डोनेशन के लिए वॉलंटरीली रजिस्टर करना चाहिए। तो मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो डोनर है हमारे पास, वी हैव अ सी ऑफ टिश्यू बोन मैरो। हमारे पास जैसे खून काफ़ी है जिसमें से हम लिटरली जैसे बोलते हैं समुंदर में से एक मग पानी निकालना, वैसा है कि आपके पास काफ़ी है। उसमें से आपको सिर्फ थोड़ा एक छोटा कण देने से अगर किसी की जान बचती है तो क्यों नहीं। पर ये सोच से ही लोग रजिस्टर करते हैं, बट इसके नुकसान या मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं, डोनर को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। मैं ऐसे बोलूँगी कि जब आप बोन मैरो देते तो आपके बोन मैरो में भी डेफिशिएंसी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका हीमोग्लोबिन वाइट सेल्स या प्लेटलेट्स कम होंगे। इसके अलावा भी पेशेंट की हेल्थ को कुछ नहीं होता है, डोनर की हेल्थ को कुछ नहीं होता है। लिटरली हम डोनर को एडमिट करते हैं, डोनर का बोन मैरो जैसा चाहिए उतना लेते हैं और उन्हें नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी मिल जाता है। सो हार्डली कोई इशू है, सिर्फ उनको जो लेने के लिए जो लाइन लगेगी उतना, एक लाइन जैसे आपको डोनेशन के लिए एक प्रिक होता है उतना प्रिक लगेगा, दैट्स इट। और अगर मैं फ़िलहाल इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करूँ, ट्रीटमेंट प्लान के बारे में तो हमने बात करी, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी के हाथ में नहीं होती है, कब क्या कैसे हो जाए हमें पता नहीं चलता है। फिर भी अगर एक सेट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स आप बताना चाहेंगे तो वो कौन से होंगे? सो प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे मैं जनरली मेरे पेशेंट्स को समझाती हूँ, देर आर 2 हिट्स। मतलब फर्स्ट हिट इज़ योर जेनेटिक मेकअप, मतलब भगवान ने आपको जो दिया है, हमारा जैसे स्ट्रक्चर है, हमारे बाल है, तो वी हैव दैट इज़ गिवन बाय गॉड, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ आवर फर्स्ट हिट। एंड द सेकेंड हिट यानी जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारे हाथ में है, हमारे वेल कंट्रोल में है, वो हमारे हाथ में है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो लाइफस्टाइल मतलब उसमें आता है एक्सरसाइज, अपना डाइट, हमारा स्ट्रेस, क्योंकि आज की दुनिया में नॉट जस्ट वर्किंग पीपल बट जितने भी घर का स्ट्रेस होता है, वर्क स्ट्रेस होता है, तो ये सारे स्ट्रेस और नींद, ये बेसिक है लाइफस्टाइल के कंपोनेंट्स है जिसके तरफ अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे तो वी कैन डिले इफ़ देर इज़ एनी कैंसर कंपोनेंट। अगर आपके शरीर में वो एक भगवान ने दी हुई जेनेटिकली कैंसर का एक कंपोनेंट हुआ भी, तो आप ये चीज़ों से उसे डिले या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम लोग लिटरली इसमें कैंसर को अगर आना है तो उसे लिटरली उसको दूर भगा सकते हैं।
और कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हम शरीर से नहीं लड़ते, बल्कि उतना ही हमें उसे मन से भी लड़ना पड़ता है। अगर हमारा दिमाग स्ट्रांग है, अगर हमारा मन स्ट्रांग है, विल पावर हमारा स्ट्रांग है, तो हम ज़्यादा ताकत के साथ उससे लड़ सकते हैं। तो इस पूरे ट्रीटमेंट कोर्स में काउंसलिंग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप कैसे टैकल करते हैं? एग्जैक्टली ये इस एक्चुअली काउंसलिंग हम लोग साइड किक समझते हैं, बट आई बिलीव कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इवन ये हो गया फ्रॉम डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक, ये तो चलता रहेगा। ट्रीटमेंट भी ऐसी नहीं है ब्लड कैंसर की थोड़े समय की है और ख़त्म हो गई, ये साइकिल्स में आती है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, कभी कभी कुछ सालों तक चलती है, डिपेंडिंग कि आपका बेसिक ब्लड कैंसर कैसा है। बट इस पूरे दौरान पेशेंट को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। काउंसलिंग ना कि सिर्फ उनके मनोबल को रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, बट इवन फैमिली को, क्योंकि एक पेशेंट मतलब एक घर में एक पेशेंट, सो उसके साथ आती है उनकी फैमिली। सो फैमिली को जैसे अगर ट्रीटमेंट के लिए लाना भी है, तो फैमिली में जो है बच्चा हो या हस्बैंड वाइफ हो, तो उनको छुट्टी रख के या घर का मैनेज करके आना, किसी के छोटे बच्चे होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, तो ये सब चीज़ें, और ये डेली बेसिस पे लगते हैं। नॉट एवरी डे इज सेम फॉर अ कैंसर पेशेंट। आज आपको शायद कुछ नहीं हो रहा हो, आप एकदम वेल फिट है, कल आप वीक लग रहे हो, परसों आपको बुखार आ रहा हो। सो समटाइम्स इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, सो मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड उसी मेंटल हेल्थ के लिए हमें काउंसलर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज डॉक्टर्स ऑल्सो हमें सिर्फ ट्रीटमेंट करके वही बात ख़त्म नहीं होती है। सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट और कहते हैं ना कि कोई भी बीमारी हो, बीट कैंसर, बीट कोविड, कोई भी बीमारी हो, अगर इंसान अकेले लड़ता है ना तो रिकवरी पीरियड ज़्यादा होता है, बल अगर उसके साथ उसकी फैमिली मिलकर लड़ती है, उसको मेंटल सपोर्ट उतना देती है, तो शायद वो रिकवरी पीरियड जो है वो कम हो जाता है और हम डबल एनर्जी के साथ, डबल ताकत के साथ लड़ते हैं उस बीमारी से। एक आपका आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा? सो अगर व्यूअर्स के लिए इन रिलेशन टू ब्लड कैंसर है, तो मैं बोलूँगी कि कैंसर्स आज की दुनिया में हम लोग सब बोल रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स मेरे घर पे भी बोलते हैं कि पहले इतना कैंसर नहीं था, आज क्यों है। सो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कैंसर शायद पहले भी था, जस्ट बिकॉज तब हमारे पास उतने टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिसकी वजह से हम उसे पकड़ पाए। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स है, एक्सपर्टीज़ है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, ये सारी चीज़ होते हुए वो अगर जल्द से जल्द पकड़े और जल्द से जल्द उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कर पाए, तो उसका आउटकम उतना अच्छा होता है। सो मुझे ये कहना है कि इनमें से आज मेरा मेन मोटो यही था कि आप सब में, हम लोग जनरल पब्लिक में भी एटलीस्ट बेसिक अवेयरनेस रहे कि इसके लक्षण कैसे हैं, इसे कैसे पकड़ा जाए या कैसे सोचा जाए, और इसको तुरंत कोई भी डॉक्टर के पास एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग डेंटिस्ट के पास भी सोच लो, जब तक हमें खाने में प्रॉब्लम या बहुत दर्द ना होता वी डिले इट। सो जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और जितनी जल्द से जल्द डायग्नोसिस लेके ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आप उतना ही कैंसर को अच्छे से फाइट कर सकते हैं। और ऐसे मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कैंसर्स के बाद भी दे आर लिविंग एंड लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। यंग 18-19 साल का बच्चा आज मुझे वही पेशेंट व्हाट्सएप करके बोलता है मेरी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई, आई एम डूइंग दिस, एक लीडर बन गया उधर, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही इज लीडिंग द कैंपेन्स एंड ऑल। सो इट मेक्स इट जनरली गिव्स यू रियल हैप्पीनेस, यू फील ग्रेट अबाउट इट। तो ऐसे है, तो हम लोग ब्लड कैंसर्स को बहुत आसानी से फाइट कर सकते हैं। राइट तो किसी भी लक्षण जो अगर आपको दिखते हैं तो उन्हें डिले नहीं करना है, जल्द से जल्द कंसल्ट करना है, भले दिमाग से निकाल देना, अगर कुछ नहीं है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर है कुछ तो जल्द से जल्द उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बातों का अगर मैं सार निकालूँ तो वो ये है। सो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए मेंटली स्ट्रांग रहिए, फिजिकली स्ट्रांग रहिए, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमारी ट्रीटमेंट में हमारा साथ देने के लिए। तो किसी भी बीमारी से, कैंसर से भी हार नहीं मानना है, मुस्कुराते रहना है और देखते रहना है UCL। थैंक यू सो मच। थैंक यू।